राम राम सभी को। माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि 1985 के अंदर में बनी थी, जो कि वायर्स बनाने का काम करती है। वो वायर्स नहीं जो कि हम तार, इलेक्ट्रिसिटी वाले वायर्स नहीं, जो दूसरे तार जैसे तारबंदी हो गई, जो स्टील वायर्स होते हैं वो बनाने का काम कंपनी करती है और काफ़ी टाइम से बनाती हुई काम कर रही है। यही कंपनी जो कि आज के दिन इंडिया में भी अपना माल बेचती है और इंडिया के बाहर भी अपना माल बेचती है। ये कंपनी स्टॉक मार्केट से पैसा उठाना चाह रही है। सो उसके पीछे कंपनी को हम देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी आज इन्वेस्टेबल कैटेगरी में अंदर आ रही है या नहीं आ रही है। और जो ऑलरेडी इस मार्केट में काम कर रही है कंपनी, उनके साथ में कंपेयर करने की कोशिश करेंगे कि किस वैल्यू के ऊपर में कंपनी स्टॉक मार्केट में या फिर जनता को अपने शेयर्स दे रही है। जनता को इंटरेस्ट लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए वो तो आपके ऊपर में रहेगा, बट हम यहाँ पे थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कंपनी की पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए। अब अगर हम बेसिक डिटेल्स की अगर बात करें, सबसे पहले आईपीओ की बेसिक डिटेल्स को देख लेते हैं। तो आपको 3 जुलाई से 5 जुलाई के बीच में इस कंपनी के शेयर्स के अंदर में अप्लाई करने का मौका मिलेगा। 256 का कंपनी ने कट ऑफ प्राइस रखा है। 5 का कंपनी ने फेस वैल्यू रखा है। कंपनी जो स्टॉक का फेस वैल्यू रहता है यूजुअली ये 10 का रहता है, बट कंपनी क्या है स्प्लिट कर देती है अपने शेयर्स को, तो ये 5 फिर 2 1 तक भी जाता है, 1 से नीचे नहीं जाता ये। नेक्स्ट अगर देखते हैं, कंपनी ने यहाँ 745 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे स्टॉक मार्केट से उठाने की कोशिश कर रही है, जिसकी कंपनी ने खुद की जो वैल्यू लगाई है वो लगाई 4000 करोड़। सो ठीक ठाक वैल्यू लगाई है। और दूसरी बात है, कंपनी काफ़ी पुरानी भी है। कंपनी के पास में अच्छे खासे आज के दिन जो फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है तो वो भी अच्छी खासी हैं कंपनी के पास में। सो वी विल लुक इनटू दिस वेरी सून। नेक्स्ट देखते हैं कंपनी आज के दिन क्या कर रही है, तो ये हमारे सामने ऑलरेडी डिटेल्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि ये देखो, ये वायर्स हैं, जैसे हाई कार्बन स्टील वायर्स हो गए, जैसे रोपिंग वायर हो गया। वो रस्सी वाले वायर नहीं होता जो कि हम लोग क्रेन्स के ऊपर में देखते हैं, वो स्टील का बना होता है, वो कंपनी बनाती है। सुपर फाइन वायर्स हो गए, मैट्रेस वायर्स हो गए, वो स्प्रिंग वाले जो वायर्स नहीं होते हैं जो अपने मैट्रेस गद्दों में लगे रहते हैं, वो वायर कंपनी बनाती है। नीचे ये थोड़ी सा माइल्ड स्टील जो कि थोड़ा सा लूज वाला स्टील होता है वो कंपनी बनाती है। जैसे अपने तारबंदी हो गई वो वाली कंपनी बनाती है। जैसे एग्रीकल्चर जो लैंड होता है उसको चारों तरफ से ढकने के लिए जो वायर यूज मिला जाता है, इसी तरीके से कंपनी स्टेनलेस स्टील की भी वायर बनाती है। सो ये प्रोडक्ट्स कंपनी आज के दिन बनाती है। सो GI जिसको हम तो GI तार बोलते हैं भी कंपनी बनाती है। सो अब समझ गए होंगे कि किस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, राइट। तो ये कंपनी काफ़ी टाइम से इस फील्ड में काम कर रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं कंपनी ये पैसे उठाना क्यों चाह रही है स्टॉक मार्केट से, राइट। कंपनी के पास में बहुत सारे तरीके होते हैं, पैसों की अगर ज़रूरत होती है तो बैंक के पास भी जा सकती है। वो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में अपनी कंपनी के शेयर्स या कंपनी डाइल्यूट करना क्यों चाह रही है। यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी स्टॉक मार्केट बैंक से बहुत ऑलरेडी पैसे उठा चुकी है और रिसेंटली भी बहुत सारे पैसे ऑलरेडी उठा चुकी है। सो अब कंपनी के पास में एक ऑप्शन और दिख रहा है कि क्यों ना जनता से ही पैसा उठा लिया जाए। सो मेन रीज़न यहाँ पे यही है कि कंपनी के पास में ऑलरेडी लोन बहुत ज़्यादा हो चुका है। जो हो चुका है ऑलरेडी, जो खर्चा हो रहा है वही, अब उसका जो इंटरेस्ट है वो ही दिक्कत कर रहा है कि आगे फ्यूचर के पेमेंट करने के लिए। तो अब कंपनी को जनता से पैसे उठाने पड़ रहे हैं उस पैसों का पेमेंट करने के लिए, बैंकों जैसी चीज़ों को, या फिर जो जिनसे कंपनी ने माल उठाया उनको पेमेंट अभी तक किया नहीं है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि और दूसरी कंपनियों पर जो लोन है वो उसको चुकाना है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के डिटेल्स को चेक करते हैं, तो कंपनी यहाँ पर जितने पैसे उठा रही है उसमें से 452 करोड़ रुपीज़ तो लोन के चुकाने वाली है, जो कि कंपनी के ऊपर टोटल लोन है आज के दिन कितना, लगभग 681 करोड़ का। सो यहाँ पर लगभग कितना 230 करोड़ रुपए के आसपास में लोन फिर से बच जाने वाला है कंपनी पे करने के बावजूद भी, आईपीओ के बाद में भी, राइट। तो फिर भी कंपनी को अच्छा खासा फायदा यहाँ पर हो जाने वाला है, क्योंकि कंपनी को इस साल इंटरेस्ट कम देना पड़ेगा पिछले साल के मुकाबले, क्योंकि यहाँ पर कंपनी आईपीओ से पैसा उठा के लोन चुका देगी। तो वो पैसा जो बचेगा किसके लिए बचेगा, इन्वेस्टर्स के लिए। तो उससे क्या होगा, स्टॉक को क्या होगा, फ़ायदा होगा, ऑफकोर्स कंपनी को फ़ायदा होगा। तो यहाँ पर ये तो एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट होता है। नेक्स्ट अगर देखते हैं कि कंपनी के पास में और कौन कौन सी रीजंस हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले कंपनी की परफॉर्मेंस को देखना पड़ेगा। सो यहाँ पे रेवेन्यूज़ कंपनी के इंक्रीज होते ही जा रहे हैं, नाउ दैट्स गुड। और रेवेन्यू इस साल, पिछले साल तो अच्छा खासा इंक्रीज हुआ था, बट इस साल कुछ ज़्यादा खास इंक्रीज नहीं आया है। नेट प्रॉफिट्स को देखते हैं तो कंपनी 57 करोड़, 59 करोड़ और इस बार 80 करोड़ रुपए कंपनी ने नेट प्रॉफिट निकाला है। तो अब इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर कंपनी का जब इंटरेस्ट पेमेंट भी कम देना पड़ेगा तो कंपनी और भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि हम इस साथ देखते हैं कि कंपनी ने 28 करोड़ इंटरेस्ट पेमेंट दिया है, फाइनेंस कॉस्ट किया है। सो ये काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, लगभग यहाँ से 10 करोड़ के आसपास में बचेगा, कंपनी पे कर देगी उसके बाद में।
तो यहाँ से आई गेस 10-12 करोड़ के आसपास बचेगा। तो आई थिंक ज़्यादा असर कंपनी के ऊपर में, जो कंपनी फाइनेंस कॉस्ट है वो जो प्रॉफिट बचेगा वो किसके लिए बचेगा, यहाँ पर रजिस्ट्रेटेड प्रॉफिट फॉर द ईयर में देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट ईयर ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, तो ये कंपनी के स्टॉक को और ऊपर लेके जा सकता है। और नेक्स्ट देखते हैं और चीज़ों को। अब इसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं आरएचपी के अंदर में हमें नज़र आती हैं जिनके ऊपर हमें नज़र डालनी चाहिए, तो वो है कि कंपनी के ऊपर में आज के दिन केसेस किस टाइप से चल रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स जो कंपनी की दिमाग होते हैं उनके ऊपर में यूजुअली कोई खास केस यहाँ पर चल नहीं रहा है। कंपनी के खिलाफ में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कुछ खास चल रही हैं, कंपनी द्वारा चलाई जा रही हैं, दैट्स अगेन गुड डिफरेंट थिंग। इसके अलावा टैक्स प्रोसीडिंग्स कंपनी के ऊपर में चल रही हैं। क्रिमिनल प्रोसीडिंग मेन होती है जो कि मैनेजमेंट का माइंडसेट डिसाइड करता है कि किस टाइप के माइंडसेट से मैनेजमेंट चल रहा है, राइट, किस टाइप के लोग उसको चला रहे हैं कंपनी को, तो वो थोड़ा सा हमें मेनली देखना पड़ता है। बाकी टैक्स प्रोसीडिंग्स तो कंपनी की यूजुअली हर कंपनी में आपको देखने को मिलेंगी, कुछ एक दो को छोड़ दो तो, राइट, रेपुटेटेड कंपनी में भी देखने को मिल जाएंगी। नेक्स्ट, अगर इनके अब प्रॉपर्टीज़ का अगर हम लोग ध्यान में देते हैं तो इनके पास में जो फैसिलिटीज़ जो जहाँ पे काम में लेते हैं वो इनके पास में ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो लीज बेसिस के ऊपर में, और इतने साल का लीज अभी तक बचा हुआ, मतलब इन्होंने इतने सालों के लिए ली रखी है उन फैसिलिटीज़ को जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। अब ये चाहें तो ये एक इसकी भी वैल्यू होती है कितने टाइम के लिए लीज अभी बचा हुआ है, क्योंकि ये चाहें तो दूसरी कंपनियों को लीज पे दे के पैसा कमा सकती हैं। तो ये एक वैल्यू एडिशन होता है जब लॉन्ग टर्म का लीज देती है कंपनियाँ। दूसरा, ये कुछ फैसिलिटीज़ है जो कि कंपनी द्वारा ओन्ड है, तो ये वो जगह हैं जो कंपनी ओन करती है, खुद की है कंपनी की। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो है 129,000 एकर्स, 1,29,000 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है जहाँ पर कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, जो कि सबसे बड़ी है अब तक की, और वो कंपनी की ओन्ड है। तो दैट्स ए वेरी पॉजिटिव थिंग। इसके अलावा कंपनी का जो पूरा रेवेन्यू होता है उसका 11% इंडिया से बाहर भी सेलिंग होता है एज पर दिस रिपोर्ट। सो ये भी ठीक, मतलब इतना कुछ ज़्यादा बाहर जा नहीं रहा है, इंडिया में ज़्यादा खपत हो रहा है। इसके अलावा अगर हम लोग देखते हैं कि कंपनी का जो बाहर जा रहा है उसमें भी मैक्सिमम जो जा रहा है वो यूएस में जा रहा है आज के दिन, बट धीरे धीरे वो कम होता जा रहा है, क्योंकि पिछले साल 26% गया था, इस साल 17% गया था। तो यूएस का मार्केट भी कंपनी के लिए काइंड ऑफ बंद सा ही हो रहा है, बट फिर भी कंपनी का ठीक ठाक एक कॉन्स्टेंट में जा रहा है कि एक कंट्री में नहीं जाता तो दूसरी कंट्री में जा रहा है, बट फिर भी 90% के आसपास में इंडिया में बिक रहा है। सो मेन मार्केट कंपनी का इंडिया ही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं तो ये सारे सेगमेंट्स हैं, ये सारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं जिनमें कंपनी का माल बिकता है, क्योंकि खेती बाड़ी में भी बिकेगा, ऑटोमोबाइल्स के अंदर में जो ब्रेक वायर्स यूज़ होते हैं उसमें भी कंपनी का माल यूज़ होता है, एक्सपोर्ट्स में यूज़ होगा क्योंकि वो बड़े बड़े वायर्स जो तार होते हैं वहाँ पे 14% एक्सपोर्ट, मतलब इंडिया के बाहर जो माल जाता है वो 14% वहाँ जाता है। और हार्डवेयर के अंदर में कंपनी का यूज़ होता है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, इंफ्रा, केबल्स, राइट। तो ये जगहों पे कंपनी का माल यूज़ होता है। अदर्स कैटेगरी मतलब जो कि अभी नाम देना भी बहुत सारे नाम जिसमें आ जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी की जो मेन सेल आज के दिन हो रही है वो ये स्टेनलेस स्टील वायर्स के थ्रू, बट यहाँ पे ध्यान देना कि ये पिछले सालों के मुकाबले इसकी सेल हो रही है वो कम होती जा रही है, जबकि कंपनी के हाई कार्बन स्टील वायर्स जो तारबंदी वगैरह बनती हैं वो वायर्स ज़्यादा बिक रहे हैं, जिसकी वजह से आगे अब ये चीज़ है कि फ्यूचर आने वाला उनका कैसा दिख रहा है। जैसे स्टील वायर्स होते हैं वो महंगे होते हैं थोड़े, राइट, तो उसकी जगह अगर थोड़े से सस्ते लेने हो तो हमें जीआई तार भी चल सकता है, बट उसकी इतनी लाइफ नहीं होती जितनी स्टील वाली की होती है। बट देखा जाए तो हमेशा एक चीज़ की एक्सपायरी होती है, कोई भी चीज़ एक टाइम पे जाके एक्सपायर हो ही जाता है, तो वो सेम सा ही लाइफ स्पेन उसका बनता है स्टील वायर का और गैल्वेनाइज्ड वायर का। बस इतना सा फर्क है कि गैल्वेनाइज्ड वायर में थोड़े टाइम के बाद जंग आ जाता है, स्टील वायर में जंग नहीं आता। बट स्टिल लोग प्रेफरेंस दे रहे हैं जीआई तार को, जिसकी वजह से हमको दिख रहा है कि स्टील वायर्स की सेल कम होती जा रही है, और बाकी जो हाई कार्बन स्टील होते हैं और माइल्ड स्टील कार्बन होते हैं उनकी सेल बढ़ रही है, और फ्यूचर में बढ़ते ही रहने की उम्मीद है। तो किसी भी सेल हो, कंपनी का प्रॉफिट है, एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे तो भी कंपनी को ही प्रॉफिट होना है। सो दोनों ही मेरे चीज़ों में विन विन सिचुएशन है। कंपनी आज के दिन यूपी में है, गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, उधर पंजाब में है, राजस्थान में, और उधर राजस्थान में, हरियाणा में, और इधर कौन सा तमिलनाडु में इधर, और ये वेस्ट बंगाल में कंपनी अपना मार्केट जो है जमा रही है, और ये पोटेंशियल बाकी पूरा मार्केट इंडिया है। सो कंपनी इधर जो 7 सिस्टर्स हैं इधर अपना मार्केट फैलाने की कोशिश कम ही कर रही है, वैसे उधर बोल रहे हैं इनका मार्केट नहीं है, बिकॉज मुझे लग रहा है कि वहाँ पे क्योंकि कंपनी
लोहे का काम है, सो बेसिकली मुझे लग रहा है कंपनी बोल रही है कि वहाँ पे ह्यूमिड नेचर है, सो उनके ज़्यादा माल बिकेंगे नहीं, और जंगल है वहाँ पे, तो जंगलों के अंदर में कंपनी का तारों का क्या काम, रस्सियों का काम है, तो आई थिंक कंपनी उसको मार्केट मान भी नहीं रही है। तो ये भी ठीक है, कंपनी का फ्यूचर फोकस मुझे ठीक लग रहा है पर्सनली। बाकी नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी का आज के दिन जो एक्सपोर्ट सेल हो रहा है और इन डोमेस्टिक सेल हो रहा है, वो इतना परसेंटेज जो कि लिखा हुआ है 21,000, तो कितना लिखा हुआ है ये 21,607 मिलियन, सो 2,060 करोड़ का, तो और 283 करोड़ का एक्सपोर्ट हुआ है, जो कि हम जस्ट अभी अपने बात किया था। नेक्स्ट अगर देखते हैं एनीथिंग एल्स वी हैव हियर, एंड यहाँ पर एक चीज़ और देखने को मिलेगी, कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर अगर हम लोग ध्यान देते हैं तो 1 सेकेंड, ट्रेड रिसीवेबल्स दिस वन सेगमेंट, तो यहाँ पे हर साल हम देख रहे हैं 252 करोड़, फिर अगर अचानक इस साल बढ़ गया 357 करोड़। कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ता ही जा रहा है, जो कि एक कंसर्न होता है, पॉइंट होता है कि ये कल को पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर अगर हम इस डेटा को चेक करते हैं तो कंपनी का जो ट्रेड रिसीवेबल सेगमेंट है यूजुअली 6 महीने से नया ही रहता है, तो इसका मतलब कंपनी का पुराना रिकवर हो रहा है टाइम टू टाइम, राइट। यहाँ से हम पता लगा सकते हैं पिछले साल भी 6 महीने पुराना था, इस साल भी फिर 6 महीने पुराना है, इसका मतलब ये वाला रिकवर हो गया, तभी तो 6 महीने पुराना रहा हुआ है, राइट। 6 महीने से एक साल पुराना, यहाँ पे 8 करोड़ 8 लाख ही बचा हुआ है, सॉरी 80 लाख ही बचा हुआ है, इसका मतलब रिकवर हो रहा है, दैट्स नॉट एन इशू। अगेन कंपनी की एक बंदी बनी हुई है, एक रेगुलर साइकिल बनी हुई है। सो ओवरऑल अभी तक तो कोई दिक्कत कंपनी के फाइनेंसेस में कुछ खास देखने को मिली नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है। सेल थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत करती हुई दिख रही है कि फ्यूचर में सेल थोड़ी कम हो सकती है, बिकॉज कंपनी का थोड़ा मार्केट स्टील सेगमेंट में कम हो रहा है, बाकी जीआई वायर्स उस सेगमेंट में ठीक ठाक चल रहा है, हाई कार्बन वाला। अब देखते हैं, थोड़ा कंपेरिजन करके देख लेते हैं एक बार, तो उसके लिए हमें पी रेशियो निकालना पड़ेगा। तो लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पे 80 करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं, वैल्यू लगा रही है 40 करोड़ की। सो यहाँ पर लगभग अपने को कितना मिल रहा है 50 का पी रेशियो हमें देखने को मिल रहा है। अगर किसी भाई को डाउट है किस तरीके से 50, तो ये देख लो 80 करोड़, सो 50 का पी रेशियो। और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करके देखते हैं तो इनका पी रेशियो है 41, इसका है डी पी वायर्स का 19, इसका है 35 और इसका है ओके यहाँ पे कोई कंपनी तीन लिस्टेड कंपनियाँ, तो तीनों के मुकाबले कंपनी जो है कम कमाई कर रही है। और इस साल कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल्स भी बढ़ा हुआ है पिछले सालों के मुकाबले, सो कंपनी ने अपना नेट प्रॉफिट्स बढ़ाने की भी कोशिश की हुई है आईपीओ ईयर के अंदर में। सो यहाँ पे मुझे डाउट है कि कंपनी मार्केट में जो लिस्टेड कंपनी उनके मुकाबले कम कमाई कर रही है। नेक्स्ट अगर देखते हैं पीबी रेशियो, तो कंपनी का जो नेटवर्थ आज के दिन वो है 422 करोड़ एंड कंपनी उठा रही है 745 करोड़, सो लगभग 11-1150 करोड़ रुपए की कंपनी की वैल्यूएशन हो जाएगी। तो इस हिसाब से कंपनी का लगभग 3.7 के आसपास में पीबी रेशियो आ जाएगा। सो 3.7 को अगर कंपेयर करके देखते हैं तो यहाँ पर इसका 6.8, 3 और इसका भी 6। सो कंपनी अपनी जो वैल्यू लगा रही है नेटवर्थ के हिसाब से, वो कंपनी मार्केट में जो अवेलेबल कंपनियां उनके मुकाबले कम लगा रही है, बट कंपनी जो हिसाब से कमाई कर रही है उस हिसाब से कंपनी ने अपनी वैल्यू ज़्यादा लगाई है। बट चूंकि कंपनी बहुत पुरानी है तो उस हिसाब से कंपनी को देखा जा सकता है कि कंपनी के अंदर में नेटवर्थ वैल्यू अवेलेबल हो सकती है, देयर आर चांसेस। सो कंपनी के बिजनेस को देखते हुए और फ्यूचर स्कोप को देखते हुए मुझे कंपनी ठीक लग रही है, बट कमाई के हिसाब से आज के दिन थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है कि ये, क्योंकि हमेशा स्टॉक मार्केट में कंपनी को देख सकते हैं फ्यूचर फोकस कैसा है, फ्यूचर कितना ब्राइट है, राइट। पहले कितनी नेटवर्थ बना रखी है उसकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती। आजकल इतनी इतनी इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं, जैसे इन्वेस्टमेंट या होल्डिंग कंपनियां, उनके अंदर इतनी वैल्यू पड़ी हुई है, बट उनका स्टॉक ज़मीन चाट रहा है, क्योंकि उनमें फ्यूचर नहीं दिखता। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है जो स्टॉक को ऊपर लेके जाता है उनको फ्यूचर नहीं दिखता उसके अंदर में। बट जो कंपनियों का फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है, जैसे आपको ओलेक्ट्रा कंपनी का नाम सुना होगा, फ्यूचर बहुत बढ़िया है, कमाई बहुत कम कर रही है, जितनी उसकी वैल्यू चली उसके फिर भी ऊपर भाग रहा है, क्योंकि कम लोगों को चाहिए स्टॉक मार्केट में फ्यूचर ब्राइट, राइट। पहले क्या हुआ है उससे मतलब नहीं है। अब यहाँ पे यही चल रहा है कि कंपनी की जो सेल है जिसके हिसाब से कंपनी कमाई कर रही है उस हिसाब से कंपनी की वैल्यू ज़्यादा लगाई गई है, नेटवर्थ के हिसाब से ठीक वैल्यू ज़्यादा लगाई गई है, और कमाई के हिसाब से वैल्यू नेटवर्थ के हिसाब से वैल्यू कम लगाई गई है, और कंपेरेटिवली और कमाई के हिसाब से वैल्यू ज़्यादा लगाई गई है।
सो यहाँ पे मुझे थोड़ा सा नॉर्मल न्यूट्रल सिचुएशन सा ही नज़र आ रहा है। बाकी आप अपना डिसीजन अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के बना सकते हैं। हाँ, आईपीओ के अंदर में अगर अप्लाई करने के बारे में सोचना है तो यहाँ पर आप लोग एक बार जीएमपी की प्राइस को ज़रूर देख लें। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मुझे कंपनी ठीक लग रही है, वेरी लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। और मुझे लगता है कि फ्यूचर में थोड़ी सी और सस्ते में मिल सकती है अगर कोई कभी मार्केट में नियर टर्म में क्रैश देखने को मिलता है तो। दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो। यहाँ पर अगर आपको जीएमपी मोर देन 20% के आसपास दिखता है तो लिस्टिंग गेन के बेनिफिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के। दैट्स ऑल। कल फिर मिलते हैं नई इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।